हे गाइस, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछी गई ईडियम्स को कवर करने वाले हैं। तो ईडियम्स के बारे में एक जनरल आइडिया आपको होगा। मुहावरों के लिए हम यूज़ करते हैं, इनका मीनिंग जो नज़र आता है वो होता नहीं है। और जहाँ तक बात है क्यों लर्न करते हैं हम लोग, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट ईडियम आपके सामने है बेटर हाफ। अब बेटर हाफ हम कहते हैं वाइफ या फिर हस्बैंड को, एक बार में एक ही। जैसे हस्बैंड के लिए वाइफ उसकी बेटर हाफ है या फिर वाइफ के लिए उसका हस्बैंड बेटर हाफ है। तो अब ये एक इडियम आपके सामने आई और जिसका मीनिंग आपको पता चला। अब जनरली कोई सेंटेंस आप लिखते हो तो वहाँ पर हम जैसे रूटीन में वाइफ या हस्बैंड वर्ड यूज़ करते, तो अब उसी वर्ड की जगह पर आप इडियम यूज़ कर सकते हो बेटर हाफ। जैसे एक सेंटेंस से भी समझ लेते हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर बेटर हाफ। तो आप जिसके बारे में भी कहना चाह रहे हो बेटर हाफ, तो यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ जिसके बारे में कहना चाह रहे हो वो वर्ड भी यहाँ पर लिख सकते थे। लेकिन अब क्योंकि हमने एक इडियम यूज़ की तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज जो है वो रिच लैंग्वेज जो है नज़र आ रही है। तो इनका पर्पज़ भी यही है, थोड़ी सी आर्टिकुलेटिव लैंग्वेज और रिच लैंग्वेज इनकी हेल्प से आपको जो है वो नज़र आती है इनके यूज़ से। तो अब एग्ज़ाम आपसे कैसे पूछता है, जैसे यहाँ पर इसी सेंटेंस में देखिए, या तो डायरेक्ट मीनिंग पूछता है बेटर हाफ, व्हाट डू मीन बाय बेटर हाफ, 4 ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं। या फिर सेंटेंस में पूछता है सेंटेंसेस के थ्रू, तो उसमें इसको अंडरलाइन करता है इडियम को और फिर आपसे जो है 4 ऑप्शन बनाता है। तो जैसे सपोज करिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका वाइफ, सेकंड ऑप्शन दिया इसने हस्बैंड। तो अब यहाँ पर बताइए क्या ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं? तो देखिए वाइफ और हस्बैंड दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन अपनी जगह ठीक होंगे। तो फिर अगर फर्स्ट सही है तो फिर सेकंड को हम कैसे रूल आउट करेंगे? सेकंड भी सही हो सकता है। तो एक वर्ड और आता है इनके लिए, स्पाउस। तो स्पाउस का मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ, यानी कि वही है हस्बैंड के लिए वाइफ उसकी स्पाउस है। ये फॉर्म वगैरह आप जो आप फिल करते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो उसमें पूछा जाता है डू यू हैव एनी लिविंग स्पाउस, क्या आपका कोई जीवित पति या पत्नी है? तो स्पाउस हम जो है वो यूज़ करते हैं जो है वाइफ और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर जो है इसका एप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा? स्पाउस होगा। तो इस टाइप से ये पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा पर्पज़ आप समझ ही गए होंगे, लैंग्वेज को रिच दिखाने के लिए। और क्योंकि आपको तो रिच नहीं भी दिखाओगे तब भी कंपटीशन के लिए जो है इडियम्स को याद करना पड़ेगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट 5 मार्क्स की जो है वो इडियम्स से जो है आती हैं। तो देखिए वोकैब हम काफ़ी वाइड एरिया वोकैब का हम कवर करेंगे। तो उसमें सिनोनिम, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ग्रामर तो आपकी साथ में चल ही रही है। तो लेकिन आज मैंने ये फर्स्ट वीडियो आपकी डाली है, तो इसमें थोड़ा सा इडियम्स को मैंने एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम डायरेक्ट इडियम को स्टार्ट ही करेंगे। तो नेक्स्ट इडियम आपके सामने बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो देखिए इसको पहले तो मैंने बताया कि आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, लेकिन एक बार सेंटेंस से समझते हैं मीनिंग, अगर आप जो है कैच कर पा रहे हो या नहीं। माई चैनल, अभी नया चैनल है यूट्यूब पे मेरा, माई चैनल इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो मैं यहाँ पर 2 कर रहा हूँ, 2 का मतलब आप ये समझिएगा, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। माई चैनल इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो यहाँ पर बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या नज़र आ रहा है आपको? तो देखिए काफ़ी सारी इडियम्स ऐसी हैं, अगर सेंटेंसेस के थ्रू एग्जामिनर पूछता है कि आप उसका कहीं ना कहीं एक लॉजिकल मीनिंग निकाल सकते हो आपको दिए गए 4 अल्टरनेट में से। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी होती है आप नहीं निकाल पाओगे, तो उस केस में मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब है वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस कर रहा है वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। हिंदी में भी हम इसको कहते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी। तो काफ़ी तरक्की कर रहा है, तेज़ी से तरक्की कर रहा है।
ठीक है। तो वेरी फास्ट के लिए एक वर्ड और दे सकता है आपको एग्ज़ाम, रैपिडली। जैसे अभी कोरोना टाइम में रैपिडली टेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, तेज़ी से, तो ये रैपिड वर्ड भी आ सकता है, वेरी फास्ट है, रैपिडली है। और एक वर्ड और हो सकता है स्विफ्ट। गाड़ी है स्विफ्ट मारुति की, तो स्विफ्ट का मतलब ही होता है तेज़, फास्ट। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से। ठीक है। तो ये आपके सिनोनिम में भी आपके वर्ड बन जाएंगे। रैपिड का सिनोनिम हुआ स्विफ्ट, वेरी फास्ट तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। थर्ड इडियम देखिए, थर्ड इडियम है डाई इन हार्नेस। तो यहाँ पर देखिए, इसको मीनिंग जो है आपको नहीं पता है तो पहले आप इसका मीनिंग जो है समझ सकते हो, या फिर सेंटेंसेस के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। लेकिन थोड़ा सा कई इडियम्स में शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करेंगे। जैसे डाई का तो मीनिंग समझ में आ रहा है, कोई मर गया है, लेकिन कैसे मरा है। तो यहाँ पर देखिए, हार कर। हार कर का मतलब है यहाँ पर जैसे थक जाता है व्यक्ति, हार जाता है, थक जाता है, तो थकेगा कब, जब वो वर्क करेगा। तो व्यक्ति डाई हुआ है, लेकिन हार कर का मतलब यहाँ पर थक कर, तो इट मीन्स थकेगा कब व्यक्ति, जब व्यक्ति काम कर रहा है। तो इसका मतलब होता है डाइड व्हाइल वर्किंग। देखिए, जनरली दो तरह की डेथ आदमी की होती हैं। एक तो वो सोशली या जो भी वो प्रोफेशन में है उसमें एक्टिव होता है, ठीक है। और दूसरी जो डेथ है वो होती है जैसे बेड रिडन होके, बिस्तर पकड़ लेता है आदमी। तो बेड रिडन होके तो कोई भी व्यक्ति मरना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी है, मर जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस डेथ की हम बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्योंकि काम करते हुए है तो वो एक्टिव है, ठीक है ना। यह एक्टिव, डाइड वाइल एक्टिव इन वर्किंग, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो दूसरी तरह की जो डेथ है वो ये है डाइड इन हार्नेस। जैसे एक सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डाइड इन हार्नेस। तो यहाँ पर 3 का मतलब है डाई इन हार्नेस। तो यहाँ पर देखिए, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको ध्यान होगा अभी 2-3 साल पहले जब उनकी डेथ हुई थी, तो एट दैट टाइम ही वॉज डिलीवरिंग ए स्पीच। उस टाइम भी वो एक्टिव थे वर्किंग में। तो ऐसा कुछ था नहीं कि उनको कोई बीमारी है, लेकिन एकदम से उनकी डेथ हुई, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कैसे जो है डेथ उनकी डाई इन हार्नेस, ठीक है। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके भी एरोप्लेन क्रैश हुआ था, तो बेड रिडन नहीं हुए थे वो भी। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ऑप्शन आप कैसा भी एग्जामिनर आपको देखो लैंग्वेज को घुमा सकता है यहाँ पर, डाइड वाइल वर्किंग या डाइड वाइल एक्टिव इन वर्किंग, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको देख लीजिएगा। तो 3 इडियम आपकी हो गई हैं। 4th इडियम आपके सामने है एट डैगर्स ड्रॉन। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, डैगर्स। देखो, डैगर जो वर्ड है, डैगर वर्ड हम बोलते हैं नाइफ़ को। नाइफ़ नॉर्मल नाइफ़ नहीं, किचन वाला नहीं, इसको एक वर्ड और आता है हिंदी में, खंजर। ये जो बड़ा नाइफ़ होता है ना, बिग नाइफ़, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ड्रान का मतलब होता है इसका जो है नुकीला पार्ट होता है जो आगे खंजर का। तो यानी कि चीज़ें अगर एट डैगर्स ड्रान हैं तो उसको हम कह सकते हैं एट एनिमिटी, दुश्मनी में है, दुश्मनी पर होना, ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि खंजर वगैरह से इनसे दुश्मनी हो सकती है। तो जैसे इस सेंटेंस से आप लिखना चाहो तो उसमें लिख सकते हो, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन। तो ये सेंटेंसेस आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन। तो इंडिया और पाकिस्तान आर एट एनिमिटी, तो ये हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो है ईडियम, एक बार 5 और 6 को छोड़ के 7 और 8 देखिए एक बार, ये थोड़ा सा उसके साथ लिंक है। टू बरी द हैच, देखिए हैच का मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो इससे भी हम लड़ाई करते हैं कुल्हाड़ी से भी। और बरी का मतलब होता है यहाँ पर गाड़ना, किसी चीज़ को दबा देना, ठीक है, दबा देना।
तो अगर आप हैच से लड़ाई करते हो तो उसको अगर हमने दबा दिया है तो इट मीन्स आपने क्या कर दिया है, उसको एक तरह से लड़ाई को शांत कर दिया, झगड़े को ख़त्म कर दिया है। तो हमें भी जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर किसी के साथ हमारा झगड़ा है तो हमें जो है वी शुड बरी द हैच। तो यहाँ पर आप एक सेंटेंस यूज़ कर लीजिए इसमें, वी शुड ऑलवेज बरी द हैच, बरी द हैच with our friends, with our friends। किसी बात पे झगड़ा हो गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं उसको बहुत लंबा हमें खींचना चाहिए, तो उस हैच को, उस कुल्हाड़ी को हमें जल्दी दबा देना चाहिए, यानी कि झगड़े को ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम जो आपसे पूछता है, जैसे पहले का तो ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज बरी द हैच, अब यहाँ पर इसको अंडरलाइन करेगा और फिर आपसे 4 ऑप्शन पूछेगा, तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम इसका अल्टरनेट जो है इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं टू फिनिश द क्वार्ल, ठीक है, झगड़े को ख़त्म कर देना। तो इस टाइप से आ सकता है टू एंड द क्वार्ल, ठीक है, क्वार्ल को एंड कर देना, या एंड द डिस्प्यूट, एंड द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब भी होता है झगड़ा। तो इस टाइप के ऑप्शन आपके आ सकते हैं इसके अल्टरनेट में, ठीक है। 8 देखिए, मेंड द फेंस। देखो फेंस क्या होता है, फेंस होता है जैसे सपोज करिए कोई, ये आपका कोई खेत है, यहाँ पर फील्ड है ये, और इसके चारों तरफ जो हम लगाते हैं किसी तार वायर वगैरह की हेल्प से, तो इसको जैसे ऐसे लगाया हुआ है आपने, तो इट मीन्स ये जो सारा एरिया है आपने उसको फेंस से कवर कर रखा है, ठीक है, ताकि कोई एनिमल्स वगैरह इसके अंदर एंट्री ना कर सके। तो यहाँ पर फेंस का तो मतलब होता है जो है ये एक तरह से, इसको हम हिंदी में कहते हैं बाड़ा, इसके लिए ये तो फेंस लगाया हुआ है। और मेंड का मतलब होता है उसको ठीक करना, ठीक है, यानी कि पहले आपने कोई न कोई रोक लगा रखी है ताकि कोई अंदर ना आ पाए। ऐसे आदमी भी करता है कि वो अपने ही माइंड के जो है उससे कंफ्यूज होकर और एक दूसरे आदमी को जो है अपने पास नहीं आने देता, ठीक है, उसका माइंड उसी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो यहाँ पर लेकिन हम उस फेंस को क्या कर रहे हैं, मेंड कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है टू रिपेयर, टू लगा लीजिएगा, टू रिपेयर ए रिलेशन, ठीक है, जिसके ऊपर आपने बाड़ा लगा दिए थे, यानी कि बाउंड्री लगा दी थी उसमें, ठीक है, अब आप उसको एंट्री करने दे रहे, टू रिपेयर ए रिलेशन। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू रिपेयर या टू इम्प्रूव ए रिलेशन, तो दोनों हो सकते हैं। देखिए 3 ईडियम अभी हमने करी इसमें, तो उसमें पहली ईडियम आपकी जो है वो आई थी एट डाइगस्ट्रॉन, एट एनिमिटी, और बरी द हैच टू एंड एन क्वार्ल, और मेंड द फेंस टू इम्प्रूव, और टू इम्प्रूव और रिपेयर ए रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखिए, देखो काफ़ी सारी ईडियम्स को हमें लिंक में ही पढ़ना चाहिए, तो थोड़ी सी याद रह जाती हैं। 5th और 6th में देखिए, एट एन आर्म्स लेंथ, तो यानी कि हम कह रहे हैं एक हाथ की दूरी पर है कोई चीज़। और यहाँ पर 6 देखिए, एट ए स्टोन्स थ्रू, स्टोन्स थ्रू का मतलब जितनी दूर हम स्टोन को थ्रू कर सकते हैं उतनी दूर है। तो देखिए स्टोन को हम ज़्यादा दूर तक थ्रू कर सकते हैं, और आर्म लेंथ होती है एक हाथ की दूरी पर। तो अब ऐसा लगता है कि इसका मतलब होना चाहिए दूर, क्योंकि स्टोन को तो हम आर्म्स लेंथ से, और आर्म्स लेंथ का मतलब होना चाहिए पास। तो लेकिन मैंने बताया क्योंकि ईडियम से और इनका जो है ट्रिकी होती हैं, तो कई बार जो मीनिंग नज़र आता है वो होता नहीं है इनका। जैसे एक सेंटेंस से समझते हैं, माई हाउस इज़ एट ए, माई हाउस इज़ एट ए, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, माई हाउस इज़, यहाँ पर 6 लिख रहे हैं हम, 6 का मतलब है ये आ गई आपकी, माई हाउस इज़ एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई ऑफिस, फ्रॉम माई ऑफिस।
तो मेरा घर जो है मेरे ऑफिस से स्टोन्स थ्रो की दूरी पर है, तो बताइए क्या दूर है वो या पास है। तो यहाँ पर देखिए जो मीनिंग नज़र आ रहा है वो नहीं है, इसका मतलब दूर नहीं होता, क्या होता है, पास। तो इसको कहोगे आप, रिप्लेसमेंट हो जाएगी नियर। ठीक है, इसका मीनिंग जो है इंग्लिश में हम देंगे नियर। एट एन आर्म्स लेंथ को देखिए, यू शुड कीप द बैड बॉयज़, you should keep the bad boys at an arm's length, at an arm's length। तो यहाँ पर देखिए अब तुम्हें जो है बैड बॉयज़ को एट एन आर्म्स लेंथ रखना चाहिए, तो क्या पास रखना चाहिए, नहीं, इसका क्या है, ये भी इसका रिवर्स है, इसका मतलब होता है दूर। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एट ए डिस्टेंस। डिस्टेंस पर उनको जो है रखना चाहिए, दूरी पर ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ ही पढ़ना चाहिए। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब हुआ पास, और एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हुआ, दूर। नेक्स्ट इडियम में 7, 8 आपकी हो गई कंप्लीट। ये दोनों ही इडियम आपकी 9th और 10th जो है आपके सिनोनिम का काम करते हैं एक दूसरे के लिए। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद। ये आपका सिनोनिम एंटोनिम में भी वर्ड आएगा, जैसे देयर इज़ ए डिस्कॉर्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। तो डिस्कॉर्ड है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो मतभेद को हम बोलते हैं। तो कंटेंशन भी जो है एक तरह से झगड़े के लिए यूज़ होता है, डिफरेंसेस हैं अगर आपस में मनमुटाव है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, वो सेंटेंस से आप इजीली समझ जाओगे। एक सेंटेंस देखिए, कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है कश्मीर जो है वो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या निकलता है, इसको हम कह सकते हैं कि रीज़न फॉर डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। ठीक है, तो रीज़न फॉर डिस्प्यूट। तो सेम मीनिंग मैंने बताया कि 10th इसकी सिनोनिम है, तो यहाँ पर आप कश्मीर इज़ एन, अब यहाँ पर हम 9 की बजाय हम 10 को भी एज इट इज़ रख सकते हैं, कश्मीर इज़, लेकिन एन नहीं आ पाएगा फिर इसके साथ, एप्पल के साथ तो एन आ रहा है, तो यहाँ पर फिर हमें करना पड़ेगा कश्मीर इज़ ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कोई भी आप रख सकते हो इन दोनों में से। वैसे भी थोड़ा सा एग्जांपल ध्यान रखिएगा, कश्मीर में एप्पल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी जो है इंडिया और पाकिस्तान में मतभेद है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये 2 इडियम और करेंगे हम। एट एन 11th आवर, देखिए टोटल अगर हम बात करें कि टाइम में कितने बजते हैं, तो टोटल बजते हैं 12। ठीक है, 12 बजे, 12 बजे के बाद तो फिर से फ्रेश टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो अब 12 बजते हैं, लेकिन अभी कितने बज गए हैं, ईडीएम में हम कह रहे हैं 11 बज गए। इट मीन्स काफ़ी लेट है हम लोग, 12 टाइम ख़त्म होने वाला है। तो इसको हम कहते हैं कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एट लास्ट मोमेंट। ठीक है, लास्ट मोमेंट पर कोई काम करना। तो देखिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम्स की, तो हमें जो है एट 11th आवर में प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, यानी कि एग्ज़ाम पास है और तब हम कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपरली एक टाइमली हमें जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए। कोई भी काम हमें 11th आवर में नहीं करना चाहिए और टाइमली करना चाहिए। तो एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं इसमें। द डॉक्टर केम at 11th hour and saved the life of a patient। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो 11th आवर पे आया, तो 11 का मतलब यहाँ पर 11 ही है वैसे भी, और 11th आवर पे आया और पेशेंट की लाइफ को
जो है सेव कर लिया। अब अगर डॉक्टर 11th आवर पे नहीं आता तो पेशेंट के 12 बज सकते थे, ठीक है ना, फाइनल काम हो जाता। तो लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उसको बचा ही लिया। लेकिन ऐसी हैबिट डालनी नहीं चाहिए, उसको टाइमली जो है आना चाहिए था। तो सभी में है, काफ़ी जगह हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट देखिए, इन द निक ऑफ टाइम। तो ये भी लिंक में ही पढ़नी चाहिए आपको। निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल ऑन टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा मीनिंग में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ द पुलिस केम एट, द पुलिस केम in the nick of time and arrested the robbers। ठीक है, पुलिस जो है बिल्कुल मौके पे आई और 12 के लिए हम ये कर रहे हैं, मौके पे आई और जो है रॉबर्स को अरेस्ट कर लिया। तो इसके लिए हम जो है वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं जस्ट ऑन टाइम, ठीक है। इसकी रिप्लेसमेंट आपकी हो सकती है जस्ट ऑन टाइम। तो इसी के साथ आपकी 12 ईडियम आज हमने कवर की। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो वोकैब में देखिए 2 डेज़ एटलीस्ट वोकैब हम रीड करेंगे। और वोकैब में वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है आप कितनी इडियम्स और कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे, लेकिन मेरा जो है वो टोटली जो टारगेट रहेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि हम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है जिनकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है, तो उसको ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो कलेक्शन भी उसी हिसाब से है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, तब तक के लर्निंग को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।